और जो तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। 12th स्टैंडर्ड के लिए फीचर्स ऑफ स्टाफिंग करने की जरूरत नहीं है। ये सारे फीचर्स उन लोगों ने डिस्टिंग्विश में ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएंगे जब हम आखिरी में लेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन, ये सब का डिस्टिंग्विश साथ में होगा। तो फिलहाल हम स्टाफिंग देखते हैं क्या होता है। सी, प्लानिंग में तुमने बिजनेस का प्लान किया। ऑर्गेनाइजिंग में मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स का एक स्ट्रक्चर तैयार किया। कौन क्या काम करेगा वो तैयार किया। अब तुमको जगह भरने हैं, बोलते हैं ना रिक्त जागा भरायचे, जो मराठी में बोलते हैं। तो वो तुमको जगह भरना है। तो स्टाफिंग बेसिकली तीसरे फंक्शन माना जाता है। कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है, वो पांचों कड़ियों को जोड़ता है। तो देखा जाए तो पांच ही फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। So staffing is the third function of management. So तुम्हारे सामने जो आ रहा है वो स्टाफिंग आ रहा है। तुम यदि अपने नोट्स में स्टाफिंग के बारे में इंट्रोडक्शन में नहीं दिया हुआ है तो तुम जरूर लिखोगे इंट्रोडक्शन। ये लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा जैसे मैंने डिजाइन किया है। स्टाफिंग इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट कम्स आफ्टर द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, ठीक है ना। स्टाफिंग कम्स आफ्टर द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। में क्या बोलोगे? स्टाफिंग इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर क्या बोलोगे? जो तुमने दूसरे फंक्शन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया उस जगह पे लोग भरना है। सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स ही है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। ह्यूमन रिसोर्स, स्टाफिंग आजकल वर्ड नहीं यूज करते, ह्यूमन रिसोर्स वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि ह्यूमन से ही बिजनेस आगे बढ़ता है। तो जैसे मटेरियल, मशीन एक रिसोर्स है, पैसा रिसोर्स है, उसमें सबसे ताकतवर और इम्पोर्टेंट रिसोर्स ह्यूमन ही माना जाता है। तो स्टाफिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स मैचिंग। क्या मैच कर रहे हो? जॉब्स एंड इंडिविजुअल्स। मैचिंग जॉब्स एंड इंडिविजुअल मत बोलना, मैचिंग जॉब्स विद इंडिविजुअल्स। तो तुम क्या बोलोगे? स्टाफिंग तीसरा फंक्शन है मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और जॉब्स को इंडिविजुअल के साथ मैच करना, ऐसा तुम इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। फिर तुम लिखोगे मीनिंग, करेक्ट। मीनिंग में क्या बोलोगे? स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग। ये अपने नोट्स में चेंज कर देना, जो ये वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ वो लिखना। अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेमुनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स। नाउ इसका मतलब क्या होता है? सपोजेडली बीवाई के कॉलेज को एक और ब्रांच डालना है, ऐसा सोचो। मुंबई में मुंबई में जगह ले लिया, कॉलेज का जगह डिसाइड हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब क्या करना पड़ेगा कि एक प्रोसेस होता है जिसको टेक्निकल भाषा में हम मैन पावर प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। उसके तहत क्या होता है कि तुमको डिसाइड करना है कि एक प्रिंसिपल लगेगा, एक एचओडी लगेगा, 6 टीचर्स लगेंगे, 3 क्लर्क्स लगेंगे, ऐसा मिलाकर 10 से 12 तुमको मैन पावर लगना है। सो यू हैव टू अट्रैक्ट द राइट मैन पावर। और उससे भी पहले, अट्रैक्शन से भी पहले मैन पावर प्लानिंग आता है कि यू हैव टू डिसाइड कितने लोग चाहिए। उसके बाद में तुम लोगों से बायोडाटास मंगाओगे। ये जो अलग अलग जगह से बायोडाटा आता है उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। रिक्रूटमेंट में तुमको बायोडाटास मिलता है अलग अलग जगह से। जैसे बायोडाटा आता है, तुम इंटरव्यू के लिए बुलाते हो, तुम उसको सिलेक्शन करते हो। फिर एक्चुअली प्लेसिंग वर्ड नहीं यूज होता है, इंडक्शन यूज होता है, लेकिन बहुत हैवी वर्ड्स मैंने यूज नहीं किए, तुम्हारे बाल भर्ती के यूज किए। प्लेसिंग मतलब उनको बोला, जब बुलाया जाता है कि भाई देखो ये जगह तुमको बैठना है, कंपनी का टाइम 9 से 5,
1 से 2 लंच टाइम है, ठीक है ना, ऐसा सब इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ये तुम्हारा कैबिन, कंपनी के बारे में बताया जाता है, उसको कामकाज के बारे में बताया जाता है। और फिर 1 साल हो गया तो क्या उसको प्रमोशन देना है, उसका पगार बढ़ाना है जिसको इंक्रीमेंट बोलते हैं, क्या उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, सो अप्रेजल बोलते हैं उसको, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। मतलब रेमुनरेटिंग उस हिसाब से डिसाइड होगा कि उसका पगार कितना बढ़ाना है, 5%, 10%, है ना। और डेवलप करना मतलब ट्रेनिंग देना, कि वर्कर का ट्रेनिंग चालू ही रहता है किसी न किसी रूप में। एंड रिटेनिंग, रिटेन मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग उनकी जगह पे आते हैं, इसको लेबर टर्नओवर बोलते हैं। पर लेबर टर्नओवर में प्रॉब्लम ऐसे होता है, जब नए लोग आते हैं तुमको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। एक डायमंड कंपनी बड़ी जो सूरत में है, यदि कि एम्प्लॉय छोड़ के गया, उसकी जगह पे जब दूसरा एम्प्लॉय आता है, ट्रेनिंग का खर्चा ही 10 लाख रुपए आता है कंपनी को, इसलिए वो लोग पगार अच्छा देते हैं कि कोई छोड़े नहीं। क्योंकि छोड़ेंगे, नया आएगा तो उसको ट्रेनिंग को टाइम लगेगा, ठीक है ना। सो रिटेन करना भी बहुत बड़ी बात है। रिटेन करने के लिए उनको फैसिलिटीज देते हैं, शेयर्स देते हैं, घर देते हैं, कार देते हैं। तो बेसिकली स्टाफिंग क्या है, जो तुमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बनाया था, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, इस जगह पे जो लोग लग रहे थे वो लोग तुम भर रहे हो। यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस, ठीक है ना। और राइट कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा पगार दे दिया तो भी नुकसान होता है। मिशन तुमको रट्टा मारना है, यही बात बोलेगा। स्टाफिंग क्या बोलेगा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, इंडक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रेमुनरेशन, यही सब बात बोलेगा। कोई भी डेफिनेशन देगा वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन मतलब कितना सैलरी देना है मैनेजर्स या एम्प्लॉयज को, ये डेफिनेशन है। करेक्ट। यहाँ तक सबको समझ में आया रिक्रूट स्टाफिंग क्या होता है? इट इज फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन एट द राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट कॉस्ट। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ये तुम्हारा पोजीशन है, देखो मैनेजिंग डायरेक्टर की जगह तुमने भर दी। पहले तो ये ढांचा तैयार किया कि इतने लोग लगेंगे। जब ढांचे में तुमने लोगों को अपॉइंट कर दिया, तो इस कंसेप्ट को हम स्टाफिंग बोलते हैं, फिलिंग द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। करेक्ट। अभी एक सेकेंड। तो अभी हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग देखेंगे, एक एक करके पॉइंट्स। नाउ पहला पॉइंट जो है, दैट इज accomplishing ऑब्जेक्टिव्स। तुम क्या बोलोगे? कोई भी बिजनेस का ड्राइविंग फोर्स स्टाफ ही होता है। एफिशिएंट स्टाफ रहेगा तो ऑब्जेक्टिव्स फटाफट अचीव होते हैं। फिजिकल रिसोर्स तुम कितना भी बढ़िया मशीन मटेरियल्स लाओ, लेकिन लोगों के बिना होना ही नहीं है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, वो एफिशिएंटली अचीव हो जाए थ्रू ऑल द रिसोर्सेज। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। करेक्ट। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अभी क्या होता है, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। कॉलेज रोड का बिग बाजार है, वहां पे बॉलीवुड कैफे कोई गया है खाने कभी? कोई गया है बॉलीवुड कैफे? No, नहीं sir. सर। यदि नहीं गया हो, कभी जाना हुआ, तो वहां पे एक आदमी बहुत अच्छा पाव भाजी बनाता है। बॉलीवुड कैफे की पाव भाजी मुझे बहुत अच्छी लगती है। नासिक की बेस्ट ही नहीं बोलूंगा, टेस्ट के हिसाब से रहता है, लेकिन हम लोग बहुत साल से वहां जाते थे। तो उस समय सिटी सेंटर में बिग बाजार नहीं था, या शायद ये जो बॉलीवुड कैफे नहीं था बोल सकते, बिग बाजार तो था। तो इन्होंने बॉलीवुड कैफे बिग बाजार सिटी सेंटर में ओपन किया। अब ये आदमी बहुत अच्छा बनाता था पाव भाजी, सो क्या हुआ, इसको वहां पे भेजा कि सिटी सेंटर में जा,
तो एक बार हम लोग जाते थे तो उसको ही मैं बोलता था भाई तू बना। तो सिटी सेंटर में गए, चलो सोचा बॉलीवुड कैफे जाते हैं, तो वही आदमी मिला। तो उसने बताया उसको 1 साल के लिए यहाँ भेजा है। तब तक उसने क्या किया, सिटी सेंटर में जाके बाकी जो एम्प्लॉइज थे बॉलीवुड कैफे के उनको ट्रेन कर दिया। 1-2 साल बाद, 1 या 1.5 साल बाद उसको वापस कॉलेज रोड के बिग बाजार जो बॉलीवुड कैफे बाहर है उधर लेकर। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है कि कई बार जो फॉरेन के कंपनीज इंडिया में आते हैं उसका टॉप, जैसे जापानीज होंडा है तो उसका टॉप जापानीज ही होगा, इंडियन को अपॉइंट नहीं करते क्योंकि उनका जो काम करने वाला आदमी जिस पर भरोसा है उसको रखते हैं। अमेरिका का फोर्ड ले लो, फोर्ड लगभग सारे कॉन्टिनेंट में है। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले अमेरिका में 2-4 साल करवाएंगे, फिर साउथ अमेरिका में, एशिया में 2-3 साल, उसमें भी इंडिया चाइना मस्ट है क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कार बनाने वाला का जो कंट्री है चाइना, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, ये इंडिया टॉप 5 में आता है। सो सब जगह 2-2, 3-3 साल का ट्रेनिंग, 10-15 साल का एक्सपीरियंस हुआ, और फिर अमेरिका में उसको ग्लोबल हेड बनाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं ह्यूमन रिसोर्स का। तीसरा, डिस्कवरी ऑफ कॉम्पिटेंट स्टाफ। तुम देखो कि तुम नासिक में कोई भी रिटेल शॉप्स को पूछो, कोई भी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो बोलेगा मटेरियल प्रॉब्लम नहीं बोलेगा, नासिक में लेबर प्रॉब्लम है, तुमको कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं मिलता। कॉम्पिटेंट स्टाफ मिला या स्टाफ मिला तो क्या होता है, खास करके कुछ ऐसे लोग हैं फर्नीचर लाइन में, उनको पगार मिला तो 10-10 दिन नहीं आएंगे, फिर 10 दिन बाद वापस से काम करेंगे, फिर वापस पगार मिला तो तुमको बहुत प्रॉब्लम होता है, कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं मिलता, और स्टाफ मिला तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। चौथा है टीम वर्क। क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स रहते हैं अलग अलग, और उसमें हो सकता है देयर कुड बी अ महाराष्ट्रन ग्रुप, देयर कुड बी अ गुजराती ग्रुप, देयर कुड बी अ मारवाड़ी ग्रुप, ये होता ही है सब जगह। बट यदि एक कंपनी ठीक से मैनेज की जा रही है, मैनेजर होशियार है, तो वो सबको जोड़ के रखेगा। ये ऐसा रिलीजन बेस्ड या कास्ट बेस्ड वो ग्रुपिज्म होने नहीं देगा। तो टीम वर्क मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग को साथ में काम करवा के लेना है, तो इसमें टीम वर्क बहुत जरूरी पड़ता है। एक बिलोंगिंगनेस आना चाहिए कोई भी एम्प्लॉय को, और इंटरनल डिस्प्यूट्स को तुरंत सॉल्व करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। अल्टीमेट एम कंपनी का क्या है कि आउटपुट मैक्सिमम आए। सो सही बंदे रहेंगे तो आउटपुट मैक्सिमम आएगा। तुम देखो क्यों क्रिकेट में सबसे बेस्ट बैट्समैन को स्टार्टिंग में रखा जाता है, क्योंकि वो लोग पूरे तरीके से तैयार है, और जो वीक बैट्समैन है उनको लास्ट में भेजा जाता है। तो मैक्सिमम रन्स बनने के लिए तुम्हारे बेस्ट सबसे सामने होने चाहिए। तो उसी प्रकार से तुम राइट आदमी फॉर द राइट जॉब राइट टाइम सेलेक्ट करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगा। छठवा जो पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू ट्रेनिंग, तुम इसका ले लो। एक फाइटर जेट के पायलट को ट्रेन करने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा आता है 10 करोड़ रुपया, तब जाकर वो लोग ये बनते हैं। और तुम्हारे नॉलेज के लिए, कोई भी फील्ड के मास्टरी के लिए 10,000 घंटे लगते हैं, एक ऐसा मान्यता है। कोई भी फील्ड, टीचिंग हो, फर्नीचर में कारपेंट्री हो, प्लम्बिंग हो, वर्कर हो, 10,000 घंटे के बाद तुम मास्टरी लेवल पे आते हो। ये ओलंपिक एथलीट बनने के लिए 3 साल लगते हैं। कोई भी वर्ल्ड क्लास ओलंपिक एथलीट बनने के लिए 3 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग लगता ही है। सो वही है, जब एम्प्लॉय आता है उसको कई बार ट्रेन, एयर होस्टेस बनने के लिए लोग 8 महीना पहले ट्रेनिंग देते हैं, फिर फ्लाइट में जाने को देते हैं, तब तक जान नहीं सकते। तो ट्रेनिंग जरूरी है क्योंकि कंपनी के पॉलिसीज, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर जो है, अब जैसे बैंकिंग के सॉफ्टवेयर रहते हैं आजकल, मैंने बताया था मेजोरिटी सॉफ्टवेयर तो इन्फोसिस कंपनी का रहता है, फिनेकल आई थिंक सॉफ्टवेयर है। तो पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। सातवां पॉइंट है जॉब सेटिस्फेक्शन ड्यू टू प्रॉपर प्लेसमेंट। अब ये पॉइंट क्या है मैं बताता हूँ। अब महिंद्रा कंपनी क्या करती है कि एम्प्लॉय को जो जॉब करते हैं उनको एक फैसिलिटी देती है कि
तुम साल में एक बार महिंद्रा क्लब महिंद्रा सुना है तुमने? क्लब यस महिंद्रा सर। सुना है? जैसे होटल्स होते हैं वैसे महिंद्रा के वर्ल्ड, इंडिया में ज्यादा, वर्ल्ड में कम, अलग अलग जगह पे खुद के उनके गेस्ट हाउसेस, क्लब हाउसेस है। तो महिंद्रा के एम्प्लॉय को बोलते हैं कि तुम साल में एक बार 3-4 दिन के लिए वहां पे फ्री में रह सकते हो, बस तुमको खाने का पे करना है। नाउ कोई भी एम्प्लॉय छुट्टी लेगा साल में, अभी तुम एक फैमिली ऑफ 4, इफ यू गो टू एनी प्लेस इन इंडिया, अराउंड 50,000 रुपीज का खर्चा होता है। ये 3-4 हजार दिन का रूम का, 3-4 दिन रुके, खाना, ट्रैवल, है ना, कुछ शॉपिंग, 50,000 से कम नहीं होगा। सो अभी मेजरली खर्चा उसमें ट्रैवल और रहने का आता है। और पीक सीजन में खास करके गोवा साइड, जहां 2,000 रुपया ऑफ सीजन में रहता है, वही पीक सीजन में 10 से 20 हजार रुपया चला जाता है रेट। तो 4-5 दिन का स्टे तुम्हारा कॉस्ट सेव होता है ना। तो जॉब सेटिस्फेक्शन ड्यू टू प्रॉपर प्लेसमेंट क्या होता है, कि एक तो कंपनी फैसिलिटी देती है, और ड्यू टू प्रॉपर प्लेसमेंट का मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड आईसीआईसीआई बैंक में था, रिलेटिव बोल सकते हो। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसको कार्ड्स के फिनेंस डिवीजन में रखा था। ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उसको बोला कि तेरा, वो बोलने में बहुत होशियार था, तो उसको बोला तेरा बोलने का स्टाइल अच्छा है, तू मार्केटिंग में चले जा, वहां तुझे मजा आएगा। द मोमेंट वो मार्केटिंग में शिफ्ट हुआ, उसने बहुत बढ़िया काम किया। मतलब अल्टीमेटली सही बंदे को जो सही काम पसंद है वहां फिट किया जाना, वो बहुत अच्छा काम करेगा, और तुमको आइडेंटिफाई करना है। करेक्ट। 8वां मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्सनल, मैंने तुमको बोल दिया है कि जब आइकिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम मुंबई में आया, तो आई थिंक 1,000 एम्प्लॉयज लगे उनको। और जैसे नासिक में यदि बीएमडब्ल्यू का डीलरशिप आता है, तो एक साल पहले ही लोगों का अपॉइंटमेंट शुरू हो जाता है। फ्यूचर में जितने लोग लगेंगे ना, तो अभी से तुमको प्लान करना पड़ता है, आसानी से मिलते नहीं है लोग। ठीक है। और कोई भी बिजनेस का ग्रोथ या डाइवर्सिफिकेशन में सबसे बड़ा हाथ तो लोग, इंसान का ही रहता है। बोलते हैं ना, लोग ही हार्डवर्क करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जाते हैं। टैलेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, और लास्ट में एनकरेजमेंट। एम्प्लॉय को इस साल आईटी कंपनी ने 10 से 20 तक का सैलरी बढ़ाया। सो एनकरेजमेंट मतलब पगार बढ़ाना, फैसिलिटीज देना। अभी कुछ कंपनीज क्या करते हैं कि भाई तुम क्या करो, फरवरी या मार्च में पूरे साल का प्लान करना है ना, तो एक काम करो, बॉश कंपनी की बात कर रहा हूँ, लोनावाड़ा जाओ, 2 से 3 दिन एंजॉय करो, मीटिंग करो, एनुअल प्लान लेकर आओ। अब एम्प्लॉय को मजा आ जाता है, लोनावाड़ा घूमने को घूमने मिलता है, फ्री बस भी बुक करते हैं लोग, बस में भेजते हैं, एम्प्लॉय लोग पार्टी करते रात को, दिन में मीटिंग करते हैं, और 2 दिन 3 दिन फ्रेश होके एनुअल प्लान लेके आ जाते हैं। कितना बढ़िया एनकरेजमेंट होता है एम्प्लॉयज को। करेक्ट। सो ये तुम्हारे 10 पॉइंट्स थे, एक बार रीड कर लो। इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, देख लेना तुमको कनेक्ट होता है कि नहीं, तुम्हारे सामने स्टोरी में प्रेजेंट करूंगा। ये सैमसंग का एक सेल फोन है, आई थिंक इट इज A21s, इस पे से स्टोरी बना है। स्टोरी ऐसा है कि तुम सबसे पहले सैमसंग का A21s, ऐसा सोचो कि तुमने ऑनलाइन लेक्चर के ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करने के लिए सैमसंग A21s सेलफोन खरीदा। ऑनलाइन लेक्चर के लिए सेलफोन नहीं था, तो पापा ने तुमको ऑनलाइन लेक्चर के ऑब्जेक्टिव के लिए A21s लेके दिया। फोन को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए उसमें रिसोर्सेज के रूप में मेमोरी कार्ड तुमने 256 का डलवाया। कितने का आता है? 512 भी आता है ना आजकल, 512 भी आता है ना। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ यस रही सर। है? तो तुमने सैमसंग खरीदा, और ये टू टू इसलिए कि 2 सेकंड पॉइंट है।
सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए तुमने 256 का मेमोरी कार्ड डाला। फिर तुमने डिस्कवर किया कि उसमें 300 mAh की कॉम्पिटेंट बैटरी है जो पूरा मोबाइल के अंदर स्टाफ को हैंडल कर सकते हैं। स्टाफ मतलब अलग अलग सामान ऐसे सोचो। पहले क्या सोचो, तुमने ऑनलाइन लेक्चर के ऑब्जेक्टिव के लिए मोबाइल खरीदा, मोबाइल में मेमोरी कार्ड डाला ताकि वो ऑप्टिमम काम करे, यूटिलाइजेशन हो। मोबाइल के बैक साइड गए तो जो बैटरी है उसमें 3000 mAh, एक्चुअली पॉइंट नंबर 3 है, शायद 21 में 5000 mAh की बैटरी, बट तुम 3000 का सोचो तो पॉइंट नंबर 3 ख्याल में आएगा। सो 3000 mAh की बैटरी है जिसमें वो कॉम्पिटेंट बैटरी है। तुमने डिस्कवर किया कि पीछे 3000 mAh की बैटरी जो कि कॉम्पिटेंट है, पूरा अंदर का जो स्टाफ है या इलेक्ट्रॉनिक है उसको संभाल लेगा। टीम वर्क के रूप में बैक कवर और गॉरिला ग्लास भी मैंने उसमें जोड़ा। तुमने क्या किया, टीम वर्क के रूप में आजकल बैक कवर और गॉरिला ग्लास भी बच्चे लोग लगाते हैं। इनफैक्ट पहले तुमने A21s खरीदा ऑब्जेक्टिव के लिए, फिर तुमने मेमोरी कार्ड ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फोन, बैक साइड जो बैटरी 3000 mAh की जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को संभाल लेती है, फिर तुमने टीम वर्क के लिए सामने गॉरिला ग्लास और पीछे तुम्हारा बैक कवर तुमने खरीदा। अब फोन चालू किया, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए बैटरी को 100% चार्ज किया, करेक्ट। अब तुमने फोन चालू किया, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए बैटरी को 100% चार्ज किया तुमने, ठीक है। अब तुम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। ओके, पॉइंट नंबर 6 में आते हैं। अब क्या हुआ, अब पहला पॉइंट क्या था, वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। क्या पॉइंट था, तुमने मोबाइल लिया A21s, उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए मेमोरी कार्ड डाला, फिर बैटरी 3000 mAh की ली ताकि उसमें वो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को संभाल सके। टीम वर्क के लिए पीछे तुमने सामने गॉरिला ग्लास और पीछे बैक कवर लगवाया। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए तुमने पूरे बैटरी को 100% चार्ज किया। अब तुम्हारे एक फ्रेंड के पास A21s था, तो उसको बुलाया, भाई हेल्प कर, गाइड कर। उसने तुमको ट्रेनिंग दिया कि फोन को परफॉर्मेंस को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सके। फिर डुअल सिम था मोबाइल में, एक स्लॉट में जियो का सिम का प्रॉपर प्लेसमेंट तुमने किया। वहां कितना सेटिस्फेक्शन आता है, अब जॉब पूरा हुआ, फोन शुरू हुआ, ठीक है ना। तुमको भी सेटिस्फेक्शन आ गया कि सिम कार्ड भी डाल दिया है, जॉब पूरा हुआ, मतलब तुमने दूसरा सिम कार्ड रखा था, ऐसे सोचो। जियो का सिम कार्ड डाला और फोन ठीक से काम करना शुरू हो गया, तो तुम यू वर सेटिस्फाइड विद द फोन, ऐसे सोचो। तुम एक ही सिम डालते हो, दूसरा सिम कार्ड को एम्प्टी रखते हो ताकि फ्यूचर का रिक्वायरमेंट मीट हो सके, करेक्ट। दूसरा स्लॉट तुम फ्यूचर में भरोगे ऐसा सोचते हैं, इसलिए आज एक ही सिम कार्ड डालते हो, भविष्य के फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए दूसरा सिम कार्ड छोड़ते हो। फिर 9th पॉइंट, अब फोन में बहुत सारे ऐप का तुमने ग्रोथ करके फोन का डाइवर्सिफिकेशन तुम करते हो। और लास्ट में मन शांत करके बहुत देर म्यूजिक सुनते हो, एनकरेजमेंट वाली। सो कैसे पॉइंट है, तुम सबसे पहले AS21 लेते हो, सिम कार्ड ये मेमोरी कार्ड डालते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए, बैटरी 3000 mAh के डालते हो ताकि डिस्कवरी ऑफ कॉम्पिटेंट स्टाफ कर सके। फिर टीम वर्क के लिए, टीम वर्क के रूप में बैक कवर और गॉरिला ग्लास भी उसमें तुमने डाला या जोड़ा। फिर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए 100% चार्ज किया। फ्रेंड को बुलाया जिसने तुमको डेवलप किया थ्रू ट्रेनिंग, ठीक है। फिर अब फोन ठीक से चालू है, तुम सेटिस्फाइड हो, तुमने डुअल सिम में एक सिम का स्लॉट ठीक से जियो से भरा है तो ठीक से चल रहा है, बट तुमने एक ही सिम भरा हुआ है, दूसरा सिम एम्प्टी रखा है फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। अब तुम ऐप डालते हो बहुत सारे ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और तुम अभी खुश हो गए हो, एनकरेजमेंट के लिए तुम म्यूजिक सुनते हो लास्ट में, करेक्ट।
सो अभी लिख के निकालो पॉइंट्स ये।